अब से साल 2050 तक हम ऐसी चीजें देखेंगे जो विज्ञान कथा जैसी लगती हैं और कुछ ऐसी जिन्हें हम नहीं देखना चाहेंगे। जो भी हो, यह भविष्य का नक्शा है। 2026 में बिना ड्राइवर वाली रोबो टैक्सी पहली बार यूरोप में प्रवेश करेंगी। यूनाइटेड किंगडम में उबर और वेव की बदौलत जो शहरी परिवहन में एक नए युग की शुरुआत करेगी। उसी साल संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा इतिहास के सबसे बड़े फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेंगे, जिसमें 48 टीमें होंगी और संभवतः यह इतिहास के 2 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों का आखिरी विश्व कप होगा। इसके अलावा स्पेसएक्स ने फिलहाल 2026 में मंगल ग्रह पर पहला मानव रहित यान भेजने का लक्ष्य रखा है, लेकिन समय अनिश्चित है क्योंकि उन्होंने पहला मानव मिशन वाला रॉकेट 2029 या 2031 तक टाल दिया है। 2027 में नासा का आर्टेमिस 3 मिशन आखिरकार 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाएगा, आखिरी बार चंद्रमा पर उतरने के आधी सदी से भी अधिक समय बाद। इतिहास में पहली बार चालक दल में एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति शामिल होंगे और उनमें से 2 चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर पूरा 1 सप्ताह बिताएंगे, जो एक अनछुआ क्षेत्र है, बर्फ से भरपूर और भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। और 2 अगस्त 2027 को एक पूर्ण सूर्य ग्रहण स्पेन, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व से होकर गुजरेगा, जिसकी अवधि 6 मिनट से अधिक की पूर्ण अंधकार की होगी। हम साल 2114 तक इतना लंबा ग्रहण फिर कभी नहीं देख पाएंगे। 2028 में ओलंपिक खेल तीसरी बार लॉस एंजल्स में वापस आएंगे, एक रिकॉर्ड जो वह पेरिस और लंदन के साथ साझा करेगा। उसी साल सऊदी अरब को मक्का के पास जेद्दा में जेद्दा टावर को पूरा करने की उम्मीद है। यह 1 किलोमीटर की ऊंचाई को पार करने वाली दुनिया की पहली इमारत होगी, जिसमें 165 मंजिलें और 59 लिफ्ट होंगी और यह दुबई में बुर्ज खलीफा के 828 मीटर को छोटा कर देगी। 2029 में 450 मीटर लंबा क्षुद्र ग्रह एपोफिस पृथ्वी से केवल 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जो कई उपग्रहों की तुलना में करीब है और इसे अफ्रीका, एशिया और यूरोप में नग्न आंखों से देखा जा सकेगा। उसी साल पोलियो को पूरी तरह से खत्म करने का अनुमान है, जो एक गंभीर बीमारी है जो अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बची है। यह 1980 में चेचक के बाद टीकों के साथ खत्म की गई दूसरी मानवीय बीमारी होगी। 2029 में ही चिल्ली में एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप अपनी पहली रोशनी देखेगा। इसका मुख्य दर्पण 39 मीटर व्यास का अब तक का सबसे बड़ा दर्पण होगा, जो मानव आंख की तुलना में 10 करोड़ गुना अधिक प्रकाश और हबल की तुलना में 250 गुना अधिक प्रकाश पकड़ने में सक्षम होगा। इसका सबसे महत्वाकांक्षी मिशन पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना होगा। 2030 में कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं समाप्त हो जाएंगी। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की समय सीमा होगी, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ एक महत्वाकांक्षी एजेंडा है जो ज्यादातर हासिल होने की राह पर नहीं है। यह पेरिस समझौते की भी महत्वपूर्ण तारीख है, जो उत्सर्जन में वैश्विक कटौती की मांग करता है, जिसे इस समय हासिल करना और भी मुश्किल लग रहा है। और सऊदी विजन 2030 का लक्ष्य है कि सऊदी अरब का गैर तेल निर्यात जीडीपी का 50% हो, जो वर्तमान 25% से काफी दूर है। इस साल तक हम पहले त्रुटि सहनशील क्वांटम कंप्यूटर भी देख सकते हैं, जो घंटों में वह हल करने में सक्षम होंगे, जिसमें आज सालों लग जाएंगे, अणुओं के अनुकरण से लेकर नई बैटरियों के डिजाइन तक। इसका प्रभाव ऊर्जा, रसद, रसायन विज्ञान या वित्त जैसे विविध क्षेत्रों तक फैल सकता है। इसी तरह हम पहले विनियमित जेनो ट्रांसप्लांट देख सकते हैं, जैसे कि सुअर के अंग जिन्हें मनुष्यों के अनुकूल बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया हो। अमेरिका में मरीजों पर गुर्दों का परीक्षण पहले से ही किया जा रहा है और यदि परीक्षण ठीक रहे तो इस साल तक बहुत विशिष्ट मामलों में इनका उपयोग शुरू हो सकता है। इसके अलावा विश्व कप पहली बार स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे के 6 देशों में आयोजित किया जाएगा, जो 1930 के पहले विश्व कप की शताब्दी मनाने के अवसर पर होगा। 2032 में ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। सिडनी और मेलबर्न के बाद यह इस ओशियानिक देश के लिए तीसरी बार मेजबानी करने का अवसर होगा। उसी वर्ष दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग कार्यों में से एक मेसिना जलडमरू मध्य पर पुल के खुलने की उम्मीद है, जो सिसिली को सड़क और रेल द्वारा शेष इटली से जोड़ेगा। साथ ही यह दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बन जाएगा, जो सूची में दूसरे स्थान पर रहने वाले पुल से 1000 मीटर से भी अधिक लंबा होगा। 2033 में आसमान एक दुर्लभ नजारा पेश करेगा, एक विशेष रूप से तीव्र लियोनिद उल्का बौछार, जो आमतौर पर हर 33 साल में अपनी अधिकतम चमक तक पहुंचती है। उसी वर्ष मास्टरकार्ड अपने कार्डों से मैग्नेटिक स्ट्रिप को स्थायी रूप से हटा देगा, एक ऐसी तकनीक जो 70 से अधिक वर्षों से उपयोग में है।
60 के दशक में आविष्कृत ये पहला सिस्टम था जिसने कार्ड पर डिजिटल जानकारी संग्रहित करने की अनुमति दी और भुगतान स्वचालन, चेक के गायब होने और वैश्विक व्यापार के विस्तार का रास्ता खोल दिया। आज इसे लगभग पूरी तरह से चिप्स, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और बायोमेट्रिक्स द्वारा बदल दिया गया है, जो अधिक सुरक्षित और तेज हैं। 2034 में विश्व कप सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा, एक ऐसा दांव जो अपनी राष्ट्रीय परिवर्तन रणनीति के हिस्से के रूप में खेल के माध्यम से अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि पेश करना चाहता है। और उसी वर्ष बायो प्रिंटिंग और टिश्यू इंजीनियरिंग की बदौलत प्रयोगशाला में बनाए गए अंगों का पहला प्रत्यारोपण भी शुरू हो सकता है। ये बहुत विशिष्ट मामले होंगे, लेकिन ये पुनर्योजित चिकित्सा में एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक होंगे। साल 2035 ऊर्जा के इतिहास में एक नया मोड़ ला सकता है। फ्रांस में ITER प्रयोग, जो अब तक की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना है, पहली बार अपना रिएक्टर शुरू करने वाला है। हालांकि यह अभी बिजली पैदा नहीं करेगा, लेकिन यह कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर लेगा। प्लाज्मा में इंजेक्ट की जाने वाली ऊर्जा को 10 गुना बढ़ाना। 1 मील का पत्थर जो आखिरकार लंबे समय तक चलने वाले रेडियोधर्मी कचरे के बिना एक लगभग अनंत स्वच्छ स्रोत का रास्ता खोल देगा। उसी वर्ष यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में नई पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड कारों की बिक्री बंद हो जाएगी। उसके बाद से केवल शून्य उत्सर्जन वाले वाहन ही खरीदे जा सकेंगे। 2037 में विश्व की जनसंख्या 9 अरब के अविश्वसनीय आंकड़े तक पहुंच जाएगी। 2038 में कुछ पुराने कंप्यूटर सिस्टम विफल हो जाएंगे क्योंकि उनकी आंतरिक घड़ी सही ढंग से गिनना बंद कर देगी। एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने पर यह रीसेट हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि हम साल 1901 में हैं। हालांकि अधिकांश आधुनिक उपकरण पहले से ही तैयार हैं, लेकिन कुछ संवेदनशील अपवाद हैं, जैसे कक्षा में कुछ उपग्रह, औद्योगिक सेंसर, पुराने मीटर या बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो अभी भी पुराने कोड पर चल रहे हैं। उनमें से कई को आसानी से अपडेट नहीं किया जा सकता या उन्हें बदलना बहुत महंगा है। 2040 में तथाकथित आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या AGI हासिल की जा सकती है। ये एक ऐसी बुद्धिमत्ता होगी जो नई समस्याओं को सुलझाने, तर्क करने, योजना बनाने और कई क्षेत्रों में एक सक्षम व्यक्ति की तरह ढलने में सक्षम होगी। वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विपरीत इसे कुछ नया सीखने के लिए दोबारा प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यह निस्संदेह पूरे वीडियो की सबसे अनिश्चित भविष्यवाणी है। अभी कुछ साल पहले ChatGPT के आने से पहले अधिकांश अनुमान इसे साल 2060 के आसपास मान रहे थे। हालांकि वर्तमान गति ने कुछ विशेषज्ञों को इसे 2028 तक आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर जलमरुमध्य को पार करने वाली पहली सुरंग बनाई जा सकती है। यह एक ऐसी परियोजना है जो दशकों से विचाराधीन है, लेकिन अब इसे फिर से गति मिल रही है। सबसे अच्छी स्थिति में भी ये 2040 से पहले चालू नहीं होगा। इसकी लागत 15 अरब से 30 अरब यूरो के बीच होने का अनुमान है और यह समुद्र के नीचे जमीन के रास्ते यूरोप और अफ्रीका को जोड़ देगा। और 2040 तक हम चंद्रमा पर खनन के पहले स्थायी ठिकाने भी देख सकते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ का पता लगाने के लिए परीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं और इस दशक के लिए नियोजित मिशन सतह पर संसाधनों के निरंतर दोहन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। 2047 में एक देश दो प्रणाली का मॉडल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगा, जो 1997 में चीन में विलय के बाद से हांगकांग में लागू था। हालांकि इसके 50 साल तक चलने की उम्मीद थी, लेकिन चीनी अधिकारियों ने पहले ही संकेत दे दिया है कि इसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। मकाऊ के मामले में इसी तरह के समझौते की समाप्ति तिथि साल 2049 है और 2048 से अंटार्कटिक संधि की समीक्षा की जा सकती है, जो 1961 का एक समझौता है जो अंटार्कटिका को वैज्ञानिक रिजर्व के रूप में सुरक्षित रखता है, अनुसंधान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और सभी सैन्य या व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाता है। उस तारीख के बाद इस बर्फीले महाद्वीप के संभावित आर्थिक उपयोग पर बहस फिर से शुरू हो सकती है। 2050 में चीन की ग्रेट ग्रीन वॉल के पूरा होने की उम्मीद है, जो देश के उत्तर में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1978 में शुरू किया गया एक विशाल वनीकरण कार्यक्रम है। इस परियोजना में देश के उत्तर पूर्व से लेकर गोबी रेगिस्तान तक 4500 किलोमीटर से अधिक की दूरी में अरबों पेड़ लगाने की योजना है। उसी तारीख तक अमेजन विनाश की कगार पर हो सकता है। सूखे, अत्यधिक गर्मी और वनों की कटाई के कारण इसकी आधी सतह खराब हो सकती है। कुछ क्षेत्र पहले से ही सोखने से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और यदि यह सिलसिला जारी रहा तो नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। फिर भी हमारे पास इसे रोकने का अभी भी समय है। 2050 में हम मलेरिया के वैश्विक उन्मूलन को भी देख सकते हैं, एक ऐसी बीमारी जिससे अभी भी हर साल 6 लाख लोगों की मौत होती है, खासकर अफ्रीका में।
टीके पहले से ही लगाए जा रहे हैं और नए आशाजनक उपचार मौजूद हैं, लेकिन इसे हासिल करना फंडिंग, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सबसे प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर निर्भर करेगा। और साल 2050 में दुनिया कैसी दिखेगी? कुछ अच्छी खबरें भी हैं। हम लगभग 10 अरब लोग होंगे और 70% शहरों में रहेंगे, जो वर्तमान के 55% से एक बड़ी छलांग है। इंटरनेट तक सार्वभौमिक पहुंच का यूएन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की 90% आबादी के जुड़े होने की उम्मीद है, जबकि अभी यह 70% है। साक्षर लोगों की संख्या भी ज्यादा होगी। यदि आज यह दर 87% के आसपास है, जो ग्रामीण क्षेत्रों और विकासशील देशों में विशेष रूप से कम है, तो 2050 तक यह 95% तक बढ़ सकती है। अत्यधिक गरीबी में भी कमी आएगी। यदि कोई बड़ा संकट नहीं आया, तो प्रतिदिन $3 से कम पर गुजारा करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्तमान के 10% से गिरकर मात्र 2% रह सकता है। पीने के पानी की पहुंच की बात करें तो दुनिया में हर 4 में से एक व्यक्ति के पास अभी भी सुरक्षित पानी की कमी है, लेकिन 2050 में नए बुनियादी ढांचे, शुद्धिकरण प्रणालियों और अधिक सुलभ तकनीकों की बदौलत यह संख्या घटकर 10 में से केवल 1 होने की उम्मीद है। जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगी। वर्तमान के 73.6 वर्ष से बढ़कर हम औसतन 78 वर्ष तक पहुंच जाएंगे। शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आएगी। आज प्रति 1000 जन्मों पर लगभग 27 शिशुओं की मृत्यु होती है, लेकिन यदि यह सिलसिला जारी रहा तो यह संख्या आधी से भी कम हो सकती है। लेकिन सब कुछ अच्छी खबर नहीं होगी। समुद्र का स्तर 25 से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ गया होगा। ये कम लग सकता है, लेकिन कई तटीय क्षेत्रों में बार बार बांध लाने के लिए काफी है। मियामी या मुंबई जैसे शहर पहले से ही बांध बना रहे हैं और बुनियादी ढांचे को ढाल रहे हैं, लेकिन अन्य जगहों की स्थिति और भी खराब है। तुवालू, मालदीव या मार्शल द्वीप समूह जैसे देशों में, जिनकी अधिकतम ऊंचाई 5 मीटर से अधिक नहीं है, यह वृद्धि उनके अस्तित्व के लिए खतरा होगी। और जैसे कि इतना ही काफी नहीं था, दुनिया बूढ़ी हो रही है। 2024 में हर 10 में से एक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का है। 2050 में यह हर 6 में से एक होगा। एक गहरा बदलाव जो पेंशन प्रणालियों, स्वास्थ्य सेवाओं, श्रम बाजार और जीवन के उस तरीके की परीक्षा लेगा जिसे हम जानते हैं। जब काम करने वालों से ज्यादा पैसे लेने वाले लोग होंगे, तो इस व्यवस्था को कौन संभालेगा? सौभाग्य से यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वर्तमान गति से आगे बढ़ते रहे, तो यह काफी संभव है कि 2050 तक काम करना सभी के लिए जरूरी नहीं रह जाएगा। तो क्या होगा अगर भविष्य में किसी को भी काम न करना पड़े?